अब मैं जब बिजनेस करता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। वो फिर वापस से जॉब में नहीं जाएंगे, वो 20-25 हज़ार से उनकी जर्नी नहीं शुरू करेंगे। बराबर है। वो कहाँ से जर्नी शुरू करेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। बराबर है। तो जो टाइम बच गया, जो मैं नहीं बचा पाया, तो इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए कि आप सैलरी के रैट रेस से बाहर आ गए। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे इंडिविजुअल्स है जो आपको 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की फंडिंग दे सकते हैं ऑन योर आइडियाज। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे काफी वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट और पीई, प्राइवेट इक्विटी, ये स्टार्टअप्स में फंड करते हैं। अंधेरी में एक कैफे है दैट इज नोन फॉर इट्स स्टार्टअप कल्चर। यहाँ पे आप जाके अगर पिच करोगे तो आपको यहाँ से फंडिंग आने का चांस ज्यादा है। तो चक्रपाणी, अभी वीसी से हमने पैसा तो रेज कर लिया, लेकिन ये वीसीज अपना पैसा कैसे निकालते हैं या उनको कैसे कमाई होती है हमसे? वर्चुअली आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हो, बराबर है, फॉर लाइफ टाइम। तो वीसी आपको कब छोड़ेगा? जब उसका पैसा एटलीस्ट 5 से 10 गुना हो गया, तब वो बोलेगा कि चलो ठीक है, मैं मेरा स्टेक है ना वो लिक्विडेट करता हूँ। क्योंकि वो आपसे ईएमआई वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह नहीं ले रहे, तो आप उसको आपके बिजनेस का इक्विटी देते हो। इसके अलावा गवर्नमेंट्स कोई स्कीम नहीं कर रही है क्या एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए? आपके पास मैंडेटरी क्या होना चाहिए कि एसएमई या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप जो धंधा कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो पैरामीटर्स में मैच होना चाहिए बस। अभी तो ये भी रूल आ गया, अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और उद्यम आधार है, तो विद इन 45 डेज 60 डेज आप सामने वाले से पैसा ले सकते हो। पहले क्या होता था एमएसएमई और स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ होता, मैंने माल तो बना लिया, मैंने माल बेच भी दिया, अब मेरे को कलेक्शन के लिए भागना है लोगों के पीछे। अरे सर मेरा पैसा दे दो, अरे सर मेरा पैसा दे दो। तो हमारे पास अगर हमारा वो 60 डेज का रोलिंग साइकिल बैठ गया तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर मी। चक्रपाणी, आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत है, लेकिन कुछ मिडिल एज लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से कर रहे हैं, अभी उसे स्टार्टअप कहें कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फ़ंड की ज़रूरत हर एक को होती है। तो कैसे तरीके हैं स्मॉल टर्म बिजनेस ओनर्स को फ़ंड जमा करने के लिए? क्या क्या सोर्सेज है? मैं ना सर पहले स्टार्टअप का डेफिनेशन आपको बताता हूँ और स्टार्टअप का डेफिनेशन इवॉल्व कैसे हुआ है, 2 मिनट लेता हूँ। पहले स्टार्टअप क्या था कि मैंने कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अभी तक नहीं है और मैंने वो सोल्यूशन डेवलप किया। तो मैंने क्या, जो सोल्यूशन डेवलप किया वो सबको चाहिए। तो अभी जैसे किसी का पैर दर्द हो रहा है, तो पैर दर्द के लिए मैंने ऐसी कोई मशीन बनाई कि जिसमें आपने 1 मिनट भी पैर डाला तो आपका पैर दर्द गायब हो गया, मसाज किया, मसाज करवा दिया। तो वो एक स्टार्टअप था। क्यों? क्योंकि इसके पहले कोई मशीन नहीं बनी थी। बराबर। ओके, तो ये स्टार्टअप था। अभी स्टार्टअप कैसा डेवलप, अभी वो डेफिनेशन कैसा मॉडिफाई हो गया कि मैंने कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन है, मैंने उस सोल्यूशन को कैसे बेटर कर दिया, या उसको इतना इजी कैसे कर दिया कि जैसे पहले गोल्ड लेना था, पहले आप गोल्ड लेने के लिए यहाँ से घर से निकलते थे, आपके ज्वेलर तक जाते थे, उसके साथ बात करते थे, कन्वर्सेशन डेवलप करते थे, सब मतलब एक पूरा कैसा है गाँव, कैसा है, फिर बाद में आप चुपके उसको बोलते थे मेरे को 5 ग्राम गोल्ड का कॉइन चाहिए। मतलब फिर वो कॉइन घर पे लेके आते थे, एक दिन घर पे रखते थे, फिर जाते थे बैंक के लॉकर में, फिर वो रखते। मतलब ये जो टाइम गया ना आपका, इतना जाना आना, ये बहुत। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, मैंने डीमैट में ही आपको फिजिकल के जगह पे डिजिटल गोल्ड दे दिया। डिजिटल गोल्ड इज सेम एज फिजिकल गोल्ड। ओके। उसका वैल्यू में भी कोई फर्क नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स में भी फर्क नहीं है। खाली आप जो गोल्ड बैंक के लॉकर में रखते थे, आपके घर के तिजोरी में रखते थे, वो आपके डीमैट में आ गया। उल्टे का सेफ्टी बढ़ गया। बराबर है। घर में चोरी हो सकता है, बैंक में चोरी हो सकता है, डिजिटल फॉर्मेट में ज्यादा चोरी अगर हो भी गया, आपके पास डिजिटल प्रूफ है, वो आप रिडीम कर सकते हो। बराबर। तो सेफ्टी प्रोस्पेक्टिव से सबसे ज्यादा सेफ है। तो ये भी स्टार्टअप में ना ये डेवलप हो गया, डेफिनेशन इम्प्रोवाइज होते गया। पहले प्रॉब्लम को सोल्यूशन नहीं था तो सोल्यूशन लेके आ गए, अब वो सोल्यूशन को आप कैसे बेटर कर पा रहे हो, तो ये भी स्टार्टअप कल्चर में आ गया। बराबर है। अभी फंड के ऊपर आते हैं। अब फंड के ऊपर आते हैं। तो फंडिंग स्टार्टअप कल्चर का बेसिक पार्ट है, बेसिक कंपोनेंट है। तो किसी भी आइडिया को एग्जीक्यूशन पे लेके आने के लिए आपको पैसे लगते हैं, प्रोटोटाइप बनाने का हम लोग बोलते हैं। तो जैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे काफ़ी वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट और पीई, प्राइवेट इक्विटी, ये स्टार्टअप्स में फंड करते हैं। ओके। ये वो बंदे हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट करके छोड़ दिया है, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में करके छोड़ दिया है। बोलते हैं ना, ये सब के ऊपर, ये सबसे
हाईएस्ट लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स है, इन्वेस्टर्स है, जिनका रिस्क कैपेसिटी ना सबसे ज़्यादा है। जो जैसे प्रेडिटर्स बोलते हैं ना, सबसे फूड चेन में सबसे ऊपर कौन है, तो वीसीज और पीस ये फूड चेन में सबसे ऊपर है फॉर इन्वेस्टर्स। मतलब पैसे डूब गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, बराबर, वो डूबने नहीं देते। दे ट्राई टू मेक श्योर द एंटरप्रेन्योर्स आर अर्निंग गुड या मेकिंग गुड। बट इसमें एक जो ड्रॉबैक है वो ये भी है कि आप पीई और वीसी के पास जा सकते हो, उसके जेब में पैसा है, उसके जेब से पैसे निकाल के आपके जेब में लाना, आपके आइडिया में उतना दम होना चाहिए। तो आज के तारीख में स्टार्टअप कल्चर में 2 विंग्स है। एक विंग हो गया जो आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहा है, बराबर, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है फॉर ईजिंग आउट ह्यूमन प्रॉब्लम्स। बराबर, आज के तारीख में ह्यूमन प्रॉब्लम्स क्या है, आज हम इतने आलसी हो गए हैं कि हमें घर बैठे बैठे फ़ोन के ऊपर हम सब कर पा रहे हैं। करेक्ट, फूड ऑर्डर करने के लिए हमको फूड खाना खाने के लिए भी घर तक किचन में जाने में भी हमको आलस आता है, हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। बराबर, तो इतना हमारा आलस बढ़ गया है। तो अगर आपने ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बना ली जिससे आप ह्यूमन का ऐसा कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहे हो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, तो वो आइडिया को खरीदने के लिए या वो आइडिया को एग्जीक्यूशन में लाने के लिए लोग पैसे देने के लिए तैयार है। बराबर, तो बहुत सारे अपन जिस शहर में बैठे हैं, जहाँ ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ पे भी आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आपको 50 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक की फंडिंग दे सकते हैं ऑन योर आइडियाज। ओके, सो देर इज, पहले कैसे था, हमको टाउन जाना पड़ता था, हम बॉम्बे जाते थे, हम साउथ बॉम्बे रन करते थे। आज वो सब कोई करना की जरूरत नहीं है। इफ योर आइडिया हैज़ दैट मच कैपेसिटी, उतना ताकत है आइडिया में, तो यहाँ बैठे बैठे आप ऑनलाइन पिच करके वीसीपी के पास से पैसा ले सकते हो। ओके, देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस वेयर यू कैन पिच। देयर आर प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप आइडिया दे सकते हो। एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स है ना, आर स्टिल ऑन बीटा मोड। ओके, तो आप प्लेटफॉर्म पे आइडिया डाल दो, आपके नाम पे रजिस्टर रहेगा वो आइडिया, बट काफ़ी उसका रीच फिलहाल लिमिटेड है। ओके, ये जो भी आइडियाज़ होते हैं ना, ये पर्सनल मीटिंग्स में, 1-to-1 कॉफ़ी मीटिंग्स में, कॉफ़ी टेबल्स पे ज़्यादा होते हैं। तो एक मीटअप होता है, एक सबमिट होता है। इट इज़ यूजुअली वंस इन 3 months, वंस इन 4 months। ये फ्रीक्वेंसी में होता है और काफ़ी रेनाउंड जगह पे होता है। तो जैसे थाने में हिरनंदानी में होता है, पवई में हिरनंदानी में हो जाता है, आपका अंधेरी में एक कैफ़े है दैट इज नोन फॉर इट्स स्टार्टअप कल्चर। मतलब वहाँ पे जितने जन ने आके स्टार्टअप किया ना, वहाँ पे वीसीज पीस खुद आते हैं चाय कॉफ़ी पीने के लिए। तो ऐसे काफ़ी सारी जगह है जहाँ पे जब आप वो सर्कल में चले जाते हो ना, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे ये लोग हैं, आपको यहाँ पे ये लोग मिलेंगे। यहाँ पे आप जाके अगर आप पिच करोगे तो आपको यहाँ से फंडिंग आने का चांस ज़्यादा है। सबसे पहले तो सर पिच करने को ही नहीं मिलता है, आपको मालूम ही नहीं कि किसके सामने बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। ओके, वहाँ से लेके फंडिंग लाने तलक के प्लेटफॉर्म्स है। ऐसे लोग हैं जो आपको ये सब चीज़ें फैसिलिटेट करके देते हैं। आपको क्या करना है कि आपको एक आइडिया डेवलप करना है एंड देन यू टेक अ कंसल्टेंट। एक नया प्रजाति आ गया है मार्केट में, स्टार्टअप फंडिंग कंसल्टेंट। वो क्या करते हैं, उनके पास वीसी और पीई का लिंक है। बराबर है। सी सर, जो ऊपर है ना फूड चेन में, उनके पास टाइम नहीं है इतना कि वो आपका पूरा पिच सुने या ढूंढे। बराबर बोला आपने कि मैं जाके ढूंढूं। आप मेरे पास दिन में 100 प्रपोजल आ रहे हैं, उसको फिल्टर करने का मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, नाउ कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि आउट ऑफ 100 प्रपोजल्स दे फिल्टर आउट 10 प्रपोजल्स। करेक्ट, 10 प्रपोजल्स का वो इंटरव्यू लेते हैं, काफी सारे बेसिक क्वेश्चंस वो सॉल्व कर देते हैं। बराबर है। एंड उसमें से जो 5 या 4 सिलेक्ट हो गए रहेंगे, जो बाकी के पैरामीटर्स के ऊपर चेक पॉइंट्स पे क्लियर करके वो फिर प्रेजेंट करते हैं, जिसमें से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 1 से 2 जन को फंडिंग मिल ही जाता है। बराबर। अब ये जो फंडिंग है ना, ये सीड फंडिंग हो सकता है, ये एक प्राइवेट इक्विटी, एक ए सीरीज का राउंड रेज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कितना पैसा क्या वैल्यूएशंस के ऊपर रेज कर रहे हैं उसके ऊपर रहता है। आप बिलीव नहीं करेंगे, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं नाउ, कॉलेज बेस्ड इंस्टीट्यूट्स जो अपने स्टूडेंट्स को फंड कर रहे हैं
बट लिमिटेड रहेगा वो, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख तक का वो फंड अवेलेबल करके देते फॉर डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजी ओके यूजिंग देयर फैसिलिटी. वो फैसिलिटी फ्री, आप आओ यूज करो, एंड प्रोटोटाइप बनाने के हम आपको 10 से 15 लाख देते हैं. ओके ओके अब हम जो टीवी पे देख रहे हैं हाँ शार्क टैंक, या वो बहुत ही कमर्शियलाइज्ड वर्जन है. ओके उनको बेचना है ना, टीवी पे दिख रहा है तो एडवर्टीजमेंट्स आने चाहिए, बराबर मतलब बहुत ही कमर्शियलाइज्ड है. उस तरीके से नहीं होता है. बराबर अगर आपने कभी जो फर्स्ट सीजन देखा रहेगा, हाँ हाँ तो उसमें उन्होंने ना जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफी बार बोला था कि हम हमारी टीम से चेक करवाएंगे. बराबर तो ये टीम कौन है? यही लोग हैं जो जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स रहते हैं, लॉयर्स रहते हैं, करेक्ट फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स रहते हैं, जो वायबिलिटी चेक करते हैं. करेक्ट ऐसा है. तो इंडिया में या मुंबई में मैं बोलूँ, देर आर लॉट ऑफ प्राइवेट इक्विटी गाइज एंड लॉट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट हु आर रेडी टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ मनी. पैसे की कमी नहीं है. ओके आप बोलो अगर आपको कितना पैसा, कैसा फंड रेस करना है, ओके आप बिलीव नहीं करोगे सर, दे आर सो एडवांस कि वो आपको आपका बिजनेस मॉडल भी डेवलप करके दे देंगे. बराबर आपका काम क्या रहेगा कि आप खाली बिजनेस को अच्छे से रन करो. बराबर उनका इंटरेस्ट बिजनेस रन करने में बिल्कुल नहीं है. जो रन करना है वो आप ही को करना है. बराबर है आप उनके पास जाओ आइडियाज के लिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप उनके पास जाओ कि अब हम ये स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम ज्यादा फंड रेस कर सकते हैं या हमारी फैसिलिटी बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए, वो भी करके देंगे आपको. सो दे आर योर, जैसे हम पहले बैंक के पास जाते थे, बिजनेसमैन Correct, correct. पहले बैंक के पास जाता था, ओडी सीसी, बराबर ये सब हम यूज करते थे, बराबर. आज भी यूज करते हैं. Correct. रैदर देन नाउ गोइंग टू ओडीसीसी, हम क्या करते हैं, हम स्टार्टअप फंडिंग के लिए तरफ जाते हैं. अब इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट एज एन एंटरप्रेन्योर क्या है कि मेरे को ये पैसा जल्दी रिटर्न नहीं करना है. बराबर है जैसे जैसे मैं प्रॉफिट्स कमाऊंगा, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स मेरे को उसको पैसा देना है. बराबर तो मेरे पास कोई डेट नहीं है. बराबर जैसे ही मेरे में डेट नहीं है ना, तो मैं मेरा फ्रीली काम कर बहुत फ्रीली, मैं मेंटली इतना फ्री रहता हूँ ना कि मैं प्रोडक्ट के ऊपर काम करता हूँ. बराबर मंथली वो ईएमआई का सोचना नहीं है, कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं है. बराबर है. मेरे को देखना है कि मैं सैलरी इस टाइम पे दे दूं, बराबर उतना पैसा मेरे पास पड़ा है, बराबर. और जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं उसको और कैसे बेटर करूं, बेटर करो उसके ऊपर ज्यादा टाइम है. तो स्टार्टअप कल्चर ने सबसे अच्छा काम क्या किया कि जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके अंदर वो स्ट्रीक जगा दिया कि आप प्रोडक्ट बेस्ड काम करो, बराबर रादर देन प्लानिंग कि आपने लोन लिया है और आप ईएमआई बेस्ड बराबर, काम कर रहे हो. correct. फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप प्रोडक्ट बेचने, चिपकाने की कोशिश कर रहे हो. करेक्ट तो वो नहीं हो रहा है. बराबर. आज के तारीख में आप जितना भी स्टार्टअप्स कंपनी जो फ्लरिश कर पाई है, तो उन्होंने क्या, आप देखो प्रोडक्ट बहुत प्रीमियम है, बराबर. प्लस उनका कॉस्ट इतना कम है ना कि आप और मेरे जैसे अपन जो मेजोरिटी है, वास्ट लोग है ना, वो अफोर्ड कर सकते हैं. बराबर तो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि उसका यूटिलिटी बहुत हो, उसके साथ साथ अगर आपने अफोर्डेबिलिटी डाल दिया तो आपका स्टार्टअप एकदम हिट है. बराबर है. अभी ये तो आपने स्टार्टअप फंडिंग की बात की. हाँ. इसके अलावा गवर्नमेंट्स कोई स्कीम नहीं कर रही हैं क्या एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए? इंडियन गवर्नमेंट ने ये चीज़ को काफ़ी टाइम पहले ही सेंस कर लिया. पिछले 5 साल, अगर 6 साल का आप ट्रेंड देखो, तो एमएसएमई और एसएमई, इनके लिए गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ लेके आए. तो काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ डिराइव हुई हैं, वो एमएसएमई और एसएमई को मद्देनजर रखते. एसएमई इज़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज और एमएसएमई इज़ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज. तो काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स, काफ़ी सारे रिबेट्स, काफ़ी लोन, मतलब काफ़ी लोन ऐसा है कि एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है. आपके पास मैंडेटरी क्या होना चाहिए कि एसएमई या एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. आप वो क्राइटेरिया, वो उसके अंदर फॉल होने चाहिए. आप जो धंधा कर रहे हो, जो बिजनेस कर रहे हो ना, वो पैरामीटर्स में मैच होना चाहिए बस. अगर मैं बोलूँ मेरा बिजनेस इतना बड़ा है, 100 करोड़ के ऊपर का मेरा बिजनेस एग्जांपल, और मैं वो पैरामीटर में ही नहीं बैठ रहा हूँ, तो मेरे को एमएसएमई का लोन नहीं मिलेगा. बट मेरा फैसिलिटी इतना छोटा है, स्मॉल, मैं छोटा बिजनेस ओनर हूँ, मेरा छोटा फैसिलिटी है और मुझे लोन चाहिए, तो बैंक्स मेरे को अच्छे रेट पे, बेटर रेट पे लोन्स दे सकते हैं. बेटर रेट पे मैं वो प्रोडक्ट बेच सकता हूँ. आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी तो ये भी रूल आ गया 10-15 दिन पहले कि अगर आपके पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और उद्यम आधार है, तो विद इन 45 डेज 60 डेज आप सामने वाले से पैसा ले सकते हो. पहले क्या होता था एमएसएमई और स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ होता, मैंने माल तो बना लिया, मैंने माल बेच भी दिया, अब मेरे को कलेक्शन के लिए भागना है लोगों के पीछे. अरे सर मेरा पैसा दे दो, अरे सर मेरा पैसा दे दो. अब
अगर मेरे को सामने वाले ने पैसा नहीं दिया तो वो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो एज अ बिजनेस एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकता। ओके, तो उसको किसी भी हालत में विद इन 60 डेज मेरा बिल क्लियर करना ही है। बराबर है। तो हमारे पास अगर हमारा वो 60 डेज का रोलिंग साइकिल बैठ गया तो एमएसएमई एसएमई के लिए सबसे बड़ा बून तो वही है। बराबर। बाकी तो लोन वगैरह 5 लाख 10 लाख 15 लाख तो हम वैसे भी अरेंज कर ही लेते हैं। बराबर। अगर मेरा रोलिंग ही बैठ गया तो देन स्काई इज द लिमिट फॉर मी। करेक्ट करेक्ट। ऐसा है। इसके बाद आईपीओ रेज करने के लिए क्या करना चाहिए किसी बिजनेस ने? सो सबसे पहला स्टेप है आप एमएसएमई एसएमई बन जाओ, तो जहाँ पे आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिल जाता है गवर्नमेंट से। जैसे ही आपने एमएस और आपको एक्सपोजर भी आता है। बराबर। आपको एक्सपोजर आता है, आपका कॉन्टैक्ट्स बढ़ जाता है। फिर एसएमई प्लेटफॉर्म का भी आईपीओ है। ओके। सो जैसे एनएससी बीएससी है वैसे एसएमई प्लेटफॉर्म भी है, जहाँ पे आप 3 साल के लिए आप आपकी कंपनी फॉर मिनिमम 3 इयर्स ब्लॉक इन 3 इयर्स के लिए आप लिस्ट कर देते हो एसएमई प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग होती है वहाँ पे भी, नहीं होती है ऐसा नहीं है, बट उसका ट्रेडिंग का पैटर्न वो जैसे हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं वैसा ट्रेड नहीं होता है। उसका ट्रेडिंग थोड़ा सा अलग है, प्लेटफॉर्म थोड़ा अलग है, बट आप ट्रेड कर सकते हो वहाँ पे। तो 1.5 लाख 2 लाख रुपया, मतलब वहाँ पे बल्क क्वांटिटी में लॉट्स में डील होता है। जो लॉट का वैल्यू है वो 1.5 लाख के आसपास का है, 1.5 लाख 2 लाख डिपेंड कैसा है। तो 1.5 लाख का हम पकड़ के चलते हैं कि वो वैल्यू पे आपका ट्रेड होता है। जैसे ही आपने एसएमई प्लेटफॉर्म पे एक्सेल कर लिया, you have an opportunity to come to the major platform which is NSE BSE, major stock exchange. Okay. तो अभी अगर कोई यंग स्टार्टअप कोई एक मिलके 3-4 फ्रेंड्स एक साथ कोई आइडिया पे काम कर रहे हैं, तो अभी पहला काम क्या करें, किसको जाके मिले ताकि वो फंडिंग या वो आपके वीसीज को मिल सके? तो सबसे पहला स्टेप होता है, तो मैं पहले सबसे पहले क्लियर कर दूँ, कोई आइडिया कोई फ्रेंड्स अगर साथ में काम करें तो देयर इज नो एज बैरियर। ओके। मेरे को आइडिया 60 साल में भी आ सकता है और मेरे को आइडिया 24 साल में भी आ सकता करेक्ट है। है, दैट्स ट्रू। जब मैं 24 साल में हूँ तो मेरे पास पैसा कम है, टाइम ज्यादा है। बराबर है। जब मेरे पास 60 साल में तो मेरे पास टाइम बहुत कम है। बराबर है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है। एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। करेक्ट। तो मेरा एक्सपीरियंस भी कहीं ना कहीं काउंट होगा। करेक्ट। तो हम लोग पकड़ते हैं कि कोई आपके पास किसी के पास एक आइडिया है, वो आइडिया ऐसा है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। करेक्ट। ओके। तो अगर आपके पास आइडिया है और वो आइडिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है ना, तो आप पहले आप उसका पेटेंट ले लो। ओके, पेटेंट ले लो या आईपी ले लो, अप्लाई तो कर ही दो। ओके, कि आपके हिसाब से ये प्रॉब्लम और कोई सॉल्व नहीं कर रहा है और मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, कॉस्ट इफेक्टिव वैसे कर रहा हूँ। एंड अगर वो कोई प्रोडक्ट है तो आप पहले वो प्रोडक्ट को प्रोटोटाइप बना लो। आपको प्रूफ करना पड़ेगा सामने वाले को कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में काम कर रहा है। करेक्ट। आप ये स्टेज तक आपको खुद फंड करना है, आपके जेब से पैसा खर्चा होगा। ओके, तो एक प्रोटोटाइप बनाने में मोटा मोटी आप पकड़ के चलिए 1 लाख 2 लाख 1.25 लाख 4 लाख 5 लाख डिपेंड कैसा प्रोटोटाइप है, तो इतना खर्चा हो जाता है। फैमिली फ्रेंड्स एंड फूल्स। हाँ, एब्सोल्युटली राइट। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारा सबसे बड़ा जो प्राइमरी सेक्टर है वो फार्मिंग है। तो आपने ऐसा कुछ प्रोडक्ट डेवलप किया जहाँ पे फार्मर्स का बहुत ज़्यादा टाइम बच रहा है और हार्वेस्टिंग का जो साइकिल है ना, वो जैसे एक बारिश में 2 साइकिल हो पा रहा था, तो आपके प्रोडक्ट से वो 3 साइकिल हो पा रहे हैं, तो 3 हार्वेस्ट निकल रहे हैं। ऐसा कुछ आपने प्रोडक्ट डेवलप किया। अब आपने प्रोडक्ट डेवलप किया, आपने क्या किया, प्रोटोटाइप बनाया और आपने एक फार्मर को दे दिया। फार्मर को देने के बाद उसने एक फार्मिंग सीजन यूज किया, तो आपके पास केस स्टडी आ गई। नाउ आपका प्रोटोटाइप और केस स्टडी है आपके पास। अब आपको लग रहा है कि ये मैंने बहुत ठीक ठाक अचीव कर लिया है। आपने वो प्रोटोटाइप को आईपी करवा लिया, उसका पेटेंट ले लिया। नाउ दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू गो एंड सीक फंडिंग। तो आप क्या करते हो कि आप मार्केट एनालाइज करते हो सबसे पहले कि फार्मिंग का कितना बड़ा मार्केट है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना क्या वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी कितने बड़े मार्केट को टारगेट कर रहा है। तो फार्मिंग सबसे बड़ा मार्केट है, तो हम लोग फॉर अंडरस्टैंडिंग लेते हैं कि ये 500 करोड़ के वैल्यू को टारगेट कर रहा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट हम फार्मर्स यूज करेंगे तो जो 500 करोड़ का जो वैल्यू है ना, वो ऑटोमेटिकली बढ़ के 25-30% से बढ़ जाएगा, तो 550-600 करोड़ का वैल्यू हो जाएगा। तो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है ना, वो 100 करोड़ के आसपास का है। तो आज के मेरे को अगर ये प्रोडक्ट को कैपिटलाइज करना है तो मेरा 100 करोड़ तो कहीं नहीं गया। नाउ दिस इज अ मार्केटेबल प्रोडक्ट। मेरे को मार्केट सही समझ में आ गया, मेरा वैल्यू एडिशन क्या हो रहा है वो समझ में आ गया। अब मैं इसको कमर्शियली कैसे कर सकता हूँ वो मुझे करना है। नाउ दिस इज द टाइम वेर यू गो एंड स्टार्ट सीकिंग फंड। कि अभी आप जाते हो वीसीज और पीई के पास। अब
ऐसा तो है नहीं कि आप गली नीचे उतरे और सामने वाले मिल के गया। पास आपको पी मिल हाँ, गया। हाँ। नाउ आप क्या करते हो कि आप ऐसे इंस्टीट्यूट को, या आपका सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन। लिंक्डइन में आप जैसे आप वेंचर कैपिटलिस्ट या प्राइवेट इक्विटी सर्च करके तो एक लिस्ट आ जाएगा। अगर आप प्रीमियम कस्टमर हो तो आपको काफ़ी फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी मिल जाता है। प्लस देर आर फ्यू प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन, आई डोंट वांट टू टेक नेम, फिर वो कैसा बायस्ड हो जाएगा। लिंक्डइन का सब जन यूज़ कर रहे हैं तो वो आप यूज़ कर सकते हो। एंड प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे आप आपका आइडिया पिच कर सकते हो। बराबर अभी ये तो काफ़ी बोलते हैं फॉर्मल वे हो गया। बराबर वन ऑफ द वेरी कूलेस्ट वे इज, आपने क्या किया, यही प्रोडक्ट को आपके इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे उसको रिकॉर्ड किया छोटा वीडियो और उसको डाल दिया। अगर प्रोडक्ट में दम है ना तो इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट वायरल हो जाता है। बराबर है। हम समझते हैं कि ये नहीं हो पाएगा, चलो वायरल होना नहीं होना वो बहुत क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव है। बराबर नाउ यू गॉट दैट आइडिया, आपने उसको लिंक्डइन पे डाल दिया। बहुत सारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट रहते हैं। वन ऑफ द वे इज टू अप्रोच अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट। बहुत मेजॉरिटी फाइनेंशियल कंसल्टेंट के पास है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटलिस्ट के कॉन्टेक्ट्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सर्कल ही वही है। बराबर अगर आप जैसे आप बीमार पड़ गए, आप डॉक्टर के फैमिली डॉक्टर के पास गए, वो बोलेगा अरे यार राजेश ये बीमारी ना मैं सॉल्व नहीं कर बराबर पाऊंगा, है। आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट के पास आप जाना स्पेशलिस्ट के पास पड़ेगा। जाओ, आँख का है तो आई आई स्पेशलिस्ट के पास जाओ, ENT मतलब वो स्पेशलिस्ट के पास भेजता है। बराबर। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट जो रहते हैं ना उनके पास इनके कॉन्टेक्ट्स रहते हैं, बराबर है। तो उनके थ्रू आप VCs तक पहुंच जाते हो। बराबर है। नाउ इनका VCs का कल्चर कैसा है कि दे इनवाइट यू, ओके आप आइए, देर आर 3 to 4 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज नहीं मतलब दे ट्राई टू गेट आप या प्रोडक्ट क्या है समझते हैं और Correct. कितना वो प्रोडक्ट से Potential फायदा हो सकता है, बराबर है। कैसा वो मार्केट कैपिटलाइज कर सकते हैं, कैसा फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। सो बिजनेस में दो तरीके से होता है, या तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज कि आप ही सबसे पहले हो जो ये काम कर रहा है बराबर। तो आप कैपिटलाइज कर सकते हो, या आपके पास इतना फंड है, इतना पैसा है कि कॉम्पिटिटर्स ऑटोमेटिकली बाहर चले गए। बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि बोट एक कंपनी था जो इंडियन स्टार्टअप है, फंडेड स्टार्टअप था। उसके कंपटीशन में बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स थे, बराबर बट प्रोडक्ट इतना दमदार था कि बोट के आने से ऑटोमेटिकली लोग इंक्लाइन हो गए लुकिंग एट द सुपीरियर क्वालिटी एंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। वेर जो वो दे रहा है वही सेम चीज़ दूसरे ब्रांड में काफ़ी महंगी थी। बराबर और इंडियन कंज्यूमर क्या बोलता है कि मेरे को ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा करना है, कम पैसे में सबसे ज़्यादा मैं कैसे ले लूँ। ओके, तो उन्होंने पैसा मार्केट में इतना प्रोडक्ट डाल दिया कि जब आप कंपेयर करते हो तो आपको दिख रहा है यार ये सस्ता है और फीचर्स तो सेम है, यहाँ पे मैं पैसा भी सेव कर रहा हूँ, तो मैं डेफिनेटली ये यूज़ करूँगा। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज बोर्ड के पास नहीं था, बट दे वर सो वेल फंडेड कि उनको वो एंट्री फटाफट मिल गई एंड एक्सेप्टेंस भी फटाफट मिल गया। करेक्ट है। ओके, सिमिलरली अनऑर्गेनाइज जो मार्केट रहता है वहाँ पे आप आपके एक्सपर्टीज के थ्रू ऑर्गेनाइज करके प्रॉफिट कमा सकते हो। Correct. सो वंस यू रीच टू द फाइनेंशियल कंसल्टेंट, वो आपको VCs के पास लेके जाएगा, VCs फिल्टर करते हैं बराबर। प्रोडक्ट को। नाउ यू गट एन अपॉर्चुनिटी टू इन पिच इन फ्रंट ऑफ VC। करेक्ट आप VC के सामने बैठे हो तो वो आपको 8-10 चीज़ों के ऊपर ही जज करता है, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी फिल्टर होके आ चुके हो। correct. तो एज अ ह्यूमन बीइंग आपका बिजनेस को लेके कितना इंक्लिनेशन है, करेक्ट वो चाहते हैं कि आप पूरा टाइम बिजनेस के बारे में सोचो। करेक्ट सही भी है, करेक्ट है। एंड आपका फोकस क्या है कि मेरा प्रोडक्ट इतना दमदार है कि अगर ये मार्केट में कल आ गया ना तो इतना लोगों को फायदा होगा। आप सोच रहे, जो स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर वो सोचता है कि मेरा प्रोडक्ट इतना जोरदार है ना कि इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बराबर वो दोनों तरीके से सोच रहे हैं। कमर्शियल एंगल इतना नहीं रहेगा जितना उसको इम्पैक्ट एंगल रहेगा, बट इम्पैक्टफुल एंगल है तो कमर्शियल एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो जो कमर्शियल एंगल बैलेंस करना है ना वो VC और PE करता है। बराबर है। क्योंकि हमको बिजनेस करना नहीं आता है, VC और PE आ जाते हैं ना तो बोलते हैं ना एकदम ऐसा बॉन्ड बन जाता है, या मतलब A को B मिल जाता है।
तो दोनों साथ में जब काम करते हैं तो दे कैन एक्चुअली एक्सेल इन बिजनेस। करेक्ट। ऐसा तो आपको वीसी तक अगर पहुंचना है या पी तक पहुंचना है तो लुक फॉर अ गुड फाइनेंशियल कंसल्टेंट जिनका सर्कल ही वही है, बराबर। या फिर कोई एक्स बैंकर है बराबर जो कोई अच्छे बैंक में अच्छे पोस्ट पे है तो उनके पास कनेक्ट रहता है। बराबर ओके, ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में ट्रेड करता है या फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में डील करता है, बराबर। तो उसमें काफ़ी तरीके की फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है, गवर्नमेंट बैक भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रहती है और उनके पास भी वीसीज और पीई के कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। ओके। अगर ये भी नहीं मिल रहा है, ये सब ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है हमने ये सब ट्राई किया बट ये भी नहीं हो पाया, तो देयर आर प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जहाँ पे आप 10 से 15 लाख से लेके 50 लाख तक का फंडिंग रेज कर सकते हो। ओके। बाय द टाइम आपका प्रोडक्ट उतना कमर्शियलाइज हो गया कि आप 50 लाख रुपए तक का फंडिंग आपने यूटिलाइज कर लिया तो वही बंदे आपको आगे लेके चले जाएंगे। करेक्ट। तो चक्रपाणी, अभी वीसी से हमने पैसा तो रेज कर लिया, लेकिन ये वीसीज अपना पैसा कैसे निकालते हैं या उनको कैसे कमाई होती है हमसे? जब आप किसी वीसी को पिच करते हो तो वो या हाँ बोलता है या तो ना बोलता है। अगर उसने हाँ बोला तो आपके पास भी ऑप्शन रहता है वेदर उसके साथ जाना है कि नहीं जाना है। बराबर। सो एक्चुअली क्या हो रही है, वर्चुअली आप लोग दोनों एक दूसरे से शादी कर रहे हो बराबर है, फॉर लाइफ टाइम। या तो वीसी आपको कब छोड़ेगा, जब उसका पैसा एटलीस्ट 5 से 10 गुना हो गया है, ओके। तब वो बोलेगा कि चलो ठीक है मैं मेरा स्टेक है ना वो लिक्विडेट करता हूँ। क्योंकि वो आपसे ईएमआई वगैरह या इंटरेस्ट वगैरह नहीं ले रहे तो आप उसको आपके बिजनेस का इक्विटी देते हो। बराबर। तो उसका अब वीसी कैसे सोचता है हम वैसा बात करते हैं। एंटरप्रेन्योर को पैसा मिल गया, अब वीसी क्या करेगा, वीसी बोलेगा आप एक काम करो, ओके राजेश भाई आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप एक काम करो प्रोडक्ट को और कैसे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप उस पर काम करो। रिसर्च, डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप्स, आप इसके ऊपर ही फोकस करो। बाकी फंडिंग का आप टेंशन मतलब पैसा है अपने पास। फिर आप क्या करोगे, आप एक्सपर्ट्स हायर करोगे बराबर है, जो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करेंगे आपके साथ और आपके प्रोटोटाइप को और इम्प्रोवाइज करेंगे। अब वीसी क्या सोच रहा है, नाउ कमिंग दिस साइड ऑफ द टेबल, वीसी सोचेगा कि ये प्रोडक्ट में दम है, इसको मैं कमर्शियलाइज कर सकता हूँ। राइट नाउ ये 10,000 का प्रोडक्ट है, अगर ये 10,000 के जगह पे मैं इसको 2,000 या 1,000 में ले आऊँ ना, तो मैं जहाँ पे 10,000 का एक बेच रहा हूँ वही मैं 1,000 के 20 बेच सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वैल्यू ज़्यादा है, प्राइस बहुत कम है। ओके, अब वीसी उसको कमर्शियल एंगल से सोचना चालू करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप वीसी क्या बोलेगा कि अगर ये 2 साल ये बंदे ने सही काम कर लिया और ये जो स्केल है प्राइसिंग नीचे ले आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास भी ऐसे कॉन्टैक्ट है जिनको इसमें इन्वेस्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब फिर उनको लेके आऊँगा कि अब आप भी इन्वेस्ट करो, हमने इतना काम किया है, दिस इज द रिजल्ट एंड नाउ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम एंड टेक सम पार्ट ऑफ माई बिजनेस इन अगेंस्ट कि आप इतना पैसा दे दो। तो वो अपने स्टेक में से या कंपनी के स्टेक में से थोड़ा और पैसा फंड लिक्विडेट करेगा और पैसा लेके आएगा, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो उनको पैसा और लगेगा। अगर मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो मुझे और फंडिंग लगने ही वाली है। तो वीसी का काम रहेगा देखना कि आप कैसे आपके बिजनेस को स्केल कर रहे हो और कॉस्ट कंट्रोल करके प्रोडक्ट कॉस्ट है वो नीचे लेके आ रहे हो, और वो लग जाएगा इमीडिएटली ये देखने में कि मेरे को और कहाँ से ये प्रोडक्ट में, क्योंकि दम है कि मैं और कहाँ से फंडिंग लेके आऊँ। अब ये आपका सिलसिला चलेगा फॉर नेक्स्ट 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 5 साल तक वीसी आपके साथ रहेगा, आपको हर स्टेज में वो हेल्प करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आपको R&D करने के लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए और आपके पास उसका कॉन्टैक्ट नहीं है तो वो अपने सर्कल से कॉन्टैक्ट लगाएगा। अगर आपको कोई परमिशंस चाहिए तो वो आपको वे आउट निकाल के देगा कि आप इसके ऐसे करोगे तो आपको जल्दी मिलेगा। क्यों? क्योंकि टाइम इज मनी एंड जितना जल्दी आप फास्ट मूव करोगे उतना फास्ट आपका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा फॉर कस्टमर्स टू यूज। नाउ ये 4 साल 5 साल तक ऐसे चलते रहेगा। अब वो बोलेगा कि अब मेरा प्रोडक्ट मतलब कंपनी का प्रोडक्ट इतना अच्छा बन गया है कि अब हम इसको एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट करते हैं। अब जब एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट आप करने आते हो तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर भी ज़्यादा कमाता है। क्या हो गया, अभी तक कैसा था कि वीसी ही वैल्यू कर रहा था कंपनी को, एंटरप्रेन्योर कर रहा था, नहीं कर रहा था ऐसा नहीं है, बट वीसी ही ज़्यादा कर रहा था। नाउ जब एसएमई प्लेटफॉर्म पे आ गया ना तो एंटरप्रेन्योर के लिए भी वैल्यू अनलॉक हो गया। ओके, तो आपके पास सपोज एग्जांपल करते हैं कि 50% एंटरप्रेन्योर के पास है, 50% वीसी के पास है,
इन्होंने 30%, 15% इसने, 15% इसने इन्वेस्टमेंट को एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट किया. नाउ 15% का ही वैल्यूएशन इतना हो जाएगा कि एंटरप्रेन्योर बोलेगा यार नाउ आई एम डूइंग गुड, मैं कुछ सही कर रहा हूँ तब इतना वैल्यू मिला है. वीसी बोलेगा मैंने सही जगह पे सही घोड़े पे पैसा लगाया, इसके लिए मेरा पैसा बढ़ गया. अब 2 साल 3 साल एसएमई प्लेटफॉर्म पे लोगों के नज़र में आ जाता है. जब एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो गया ना, वो बोलते हैं ना कि आप वेटिंग लिस्ट में हो. वेटिंग लिस्ट में हो मतलब क्या है, आपका कंफर्म होने का चांस बहुत ज़्यादा है, प्लस आपको लोग देख रहे हैं. जब आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो रहे हो ना, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज है ना, वो आपको देख रही है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, आपके पास फाइनेंशियल एक्यूमेंट कितना है, क्या वो प्रोडक्ट को कितने कम से कम दाम में कितने लोगों तक दे पा रहे हो. टियर 1 में कर रहे हो, टियर 2 में कर रहे हो, टियर 3 सिटी में कर रहे हो. फार्मर्स कितने यूजर फ्रेंडली है आपके प्रोडक्ट से, उनको आदत पड़ गई क्या, ये सब चीज़ें कंपनीज देख रही है. जब ये सब बड़ी कंपनीज आपको देखते हैं तो 2 ऑप्शन रहते हैं. सबसे पहले रहता है या तो आप इतनी बड़ी बन जाओ कि कोई बड़ी कंपनी आपको एक्वायर कर ले. दूसरा, इफ सपोज आपने वो नहीं किया तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे आ गए एनएससी बीएससी में. और जब आप मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे होते हो ना, तो रियल वैल्यू अनलॉकिंग हो जाती है. रियल वैल्यू अनलॉकिंग का मतलब क्या है कि आप आपके पोटेंशियल से कैसे एक्सेल कर सकते हो, वो आपको पैरामीटर्स है ना, आपको रियल स्टॉक मार्केट बताए. फिर जो रियल लोग, जो पब्लिक है, वो आपको सपोर्ट करती है, या वो आपके बिजनेस को जज करती है, वो आपके बिजनेस को उनके नज़रिए से देखती है, एंड देन वो उनके नज़रिए से आपके बिजनेस को वैल्यू करती है. तो अब जब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, वो प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? क्योंकि ह्यूमन एक्सपेक्टेशन है. कोई सोच रहा है कि रिलायंस का शेयर आगे जाके और प्रॉफिट कमाएगा, तो वो और खरीद रहा है. किसी के नज़रिए में रिलायंस में अभी जो वैल्यू अनलॉकिंग होनी थी वो हो गई, अब इससे वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो मैं उसको बेच देता हूँ, और फिर वो दूसरी कंपनी में जंप करता है. तो बिकॉज 2 अलग अलग सोचने वाले लोग मार्केट में है, इसके लिए मार्केट चल रहा है. आप बेच रहे हो मतलब कोई खरीद रहा है, और कोई खरीद रहा है, इसके लिए आप बेच सकते हो. सिंपल लॉजिक है. तो जब डिमांड और सप्लाई मैच होता है ना, तो ही मार्केट में ट्रेड्स या शेयर्स का एग्जीक्यूशन होता है. तो जब आप वीसीज के पास गए, वीसीज ने आपके स्टार्टअप को फंड किया, आप 4 साल 5 साल साथ में इतना बड़ा प्रोडक्ट बना लिया, या इतना स्केल अचीव कर लिया कि योर प्रोडक्ट इज एक्चुअली ब्रिंगिंग डिफरेंस टू देयर लाइफ, टू द यूजर्स लाइफ. फिर आप एसएमई प्लेटफॉर्म पे आ गए, 3 साल 4 साल वहाँ का एक्सपोजर लिया, वहाँ पे वीसीज और इन्होंने और इन्वेस्टर्स ऑनबोर्ड किए, और फंड्स कंपनी में आए, आपने प्रोडक्ट को और स्केल किया, और उसकी वैल्यू जो दे सकते हो आप कस्टमर्स को, या एक्सपीरियंस इंक्रीज किया, बढ़ाया, अच्छा किया. नाउ यू आर रेडी टू कम ऑन द रियल गेम विच इज़ NSE BSE, द मेजर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. वंस यू आर एट मेजर स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, फिर कंपनीज को ह्यूमन, यू एंड मी आर लुकिंग, आप हम हमारे पर्सपेक्टिव से उसको देखते हैं कि एक्चुअल में इसमें कितना पोटेंशियल है. नाउ जब मेजर लोग आ गए ना, तो लोगों का कैपेसिटी, आपका रीच बढ़ गया. अभी तक कैसा था, एसएमई प्लेटफॉर्म पे 100 ही जन है एग्जांपल, बट आप जब मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो वहाँ पे तो 4 करोड़ लोग, 16 करोड़ लोग हैं शेयर्स खरीदने के लिए. डिमांड और शेयर्स तो लिमिटेड ही है. 30% ऑफ द कंपनी, आपका 15% और वीसीज का 15%, वो मिलके 30% ही आपने लिस्ट किया था. नाउ सपोज हम ये करते कि वो कॉन्स्टिट्यूशन रिमेन्स द सेम, और 30% ही जो एसएमई पे लिस्ट किया था वो आप लिस्ट करके मेजर प्लेटफॉर्म पे लेके आ गए, तो 70% तो अभी भी आपके पास है ना. बराबर है. तो वो वैल्यू जैसे ही आप मेजर प्लेटफॉर्म पे आ गए, तो आपका भी शेयर्स डीमैटेरियलाइज हो जाते हैं, डीमैट हो जाते हैं, और उसका भी वैल्यू बढ़ते रहता है ना. वो तो आपके पोर्टफोलियो का ही पार्ट है, वो तो आपने बेचा नहीं है. बराबर. और जैसे जैसे आप शेयर्स बेचोगे, वैसे वैसे आपको सेबी को इंटीमेट भी करना पड़ता है कि आपने स्टेक सेल किया है करके. सबसे मेजर काम क्या रहता है, अगर प्रमोटर शेयर सेल करता है तो लोगों को उसके बारे में इन्फॉर्म करना पड़ता है. तो वो एक कंप्लायंस का पार्ट है, वो करेगा. बट जब आप देखते हो कि 30% शेयर की वैल्यू इतनी बढ़ती जा रही है, तो आपके पास तो मेजोरिटी स्टेक है ना. बराबर है. तो रियल अनलॉकिंग आपका एसएमई में हो जाता है, और एक्सपोनेंशियल अनलॉकिंग आपका मेजर प्लेटफॉर्म पे हो जाता है. बराबर है. लेकिन ये सब चालू होने के लिए जो छोटे बिजनेसमैन जिसके लिए हम सब बात कर रहे हैं, उनका जो शुरू का मेंटालिटी रहता है वो ये रहता है कि मैं जीएसटी बचाऊं, मैं सारा व्यवहार कैश में कर लूं, और मैं जितना हो सके सरकार से मेरा बिजनेस छुपाऊं. एब्सोल्युटली राइट.
तो जब जब वो बोलते ना कुएं का मेंढक रहता है, वो कुएं के अंदर ही उड़ी मारता है। बट जब आप वीसीज के टच में आते हो, जब आप प्राइवेट इक्विटी या फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जब क्रेडिटर्स आपके पास आते हैं, जब लेंडर्स आपके पास आते हैं, जब आप फंड्स बोरो करते हो और आप आंसरेबल हो उनके पैसों के लिए, तो आप ये सब चीज़ें नहीं सोचते हो। सो जब VCs, PE ये लोग आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो आपका होराइजन, आपका माइंडसेट बढ़ते जाता है। फिर आप ये हम लोग इसको चिंदी चोरी बोलते हैं, आप इससे बाहर निकलते हो एंड देन आप प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, उसके ऊपर प्रोडक्ट मैक्सिमाइज वैल्यू कैसे दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, आप उसके ऊपर बात करते हो। फिर आप सोचते हो कि अगर ये आज मैं 10,000 का बेच रहा हूँ, अगर मैं इसको 1,000 रुपया लेके आ गया, तो इसका ये जो आज मैं 10 ही जन को बेच पा रहा हूँ, ये मैं कम से कम 100 जन को बेचूंगा और वो देखा देखी में और 20 जन खरीद लेंगे। तो ये जो 20 लोगों का मेरे पास एक्स्ट्रा सेल आया ना, वो मैं 10,000 के प्रोडक्ट में ला ही नहीं सकता हूँ, भले कितना ही प्रीमियम प्रोडक्ट हो। प्रीमियम प्रोडक्ट खरीदने वाली जो जनता है वो बहुत कम है। जब आप मास को अपील करने के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो ना, तो वो फास्ट सेलिंग है, प्लस उसका एक्सेप्टेबिलिटी ना एकदम जल्दी हो जाता है, वो स्लो स्पेस में नहीं होता है। तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है कि मैं GST बचाऊं। नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं इसको कैसे अच्छा कर दूं कि और लोग खरीदे, या मैं इसको और कितना सस्ता कर दूं कि और अफोर्डेबल हो जाए। बराबर है। तो आप आखिर में जाते जाते आप मेरे वो सारे बिजनेस फ्रेंड्स को अगर एडवाइस दे सकें कि क्यों बिजनेस करना चाहिए, सारे गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स जो भी हैं या टैक्सेस को फॉलो करते हुए सारा बिजनेस आप चेक से कीजिए, कैसे कैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने आप को लिस्ट कीजिए। लोग SME में भी लिस्ट नहीं करते, लोग टैक्स नंबर्स भी नहीं लेते, यही छुपा के कि गवर्नमेंट को भरना पड़े, गवर्नमेंट देख रही है। तो उनको आप क्या एडवाइस देते हैं? इसी के साथ अपन अपना क्लोजर ले लेते हैं, आप बता दीजिए। तो मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ छोटा। ओके, आप बिजनेस क्यों करना चाहिए? आप जब बिजनेस कोई बंदा करता है, जैसे आपने और मैंने बिजनेस चालू किया, हमने पहले पढ़ाई की, फिर जॉब किया, जॉब में 20-25-50 हज़ार की सैलरी लगी और हम अपना जीवन कर रहे हैं। अब मैं जब बिज़नेस करता हूँ तो मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे भतीजे, जो भी है, मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, उनको मैंने ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। वो फिर वापस से जॉब में नहीं जाएंगे, वो 20-25 हज़ार से उनकी जर्नी नहीं शुरू करेंगे। बराबर है। वो कहाँ से जर्नी शुरू करेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से अपनी जर्नी शुरू करेंगे। बराबर है। तो जो टाइम बच गया, जो मैं नहीं बचा पाया, वो उनका टाइम बच गया। बराबर है। तो इसलिए आपको बिजनेस करना चाहिए कि आप सैलरी के रैट रेस से बाहर आ गए। बराबर। नाउ रही बात प्रॉफिट टैक्सेस बताने की, नंबर शेयर करने की, तो टैक्सेस क्या है? आपने जो प्रॉफिट अर्न किया है उसमें से ही आपको देना है ना। करेक्ट है। तो टैक्सेस देने में क्या प्रॉब्लम है? अगर आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट आपको सामने पॉलिसीज भी दे रही है, वो फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही है। कल को अगर आप किधर फंस गए तो यही लोग आपको बचाने भी आने वाले। यही पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई है, वही पॉलिसीज की वजह से आप बचोगे। अगर आपने छोटा बिजनेस शुरू किया है, स्मॉल बिजनेस शुरू किया है, तो आप उद्यम आधार ले लीजिए, MSME, SME, आपका क्या नेचर है उस हिसाब से आप आइडेंटिफाई करिए और आप रजिस्टर हो जाइए। आप जैसे ही रजिस्टर होंगे, टैक्स लाइबिलिटी आएगा, बट आपके प्रॉफिट में से ही जा रहा है वो। और GST भी आएगा, GST भी आएगा ही। GST भी आप कस्टमर से ले रहे हो ना। आप जो आपके प्रोडक्ट मार्केट करोगे, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ GST, आप 18% GST बोल के देते हो कि हाँ ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट 100 रुपये का है। कई कॉम्पिटिटर्स ऐसे होते हैं जो GST नंबर नहीं लेते, तो उनके साथ कैसे सस्टेन करें स्मॉल बिजनेस ओनर्स? सर, आप ये प्लान करके चलो कि आपको स्मॉल ही बिजनेस ओनर रहना है, या आगे चल के 2-5 साल में, 10 साल में आपको बिजनेस बढ़ाना है। अगर आपको छोटा ही बिजनेस करना है कि बस ठीक है मैं डोंबिवली में ही बिजनेस करने वाला हूँ, तो आप GST नंबर मत लो या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपका अगर थोड़ा भी इंटेंशन है कि मेरे को थोड़ा तो भी बिजनेस बढ़ाना है, तो आपको GST नंबर मैंडेटरी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपने घर का पैसा 25 लाख रुपया आपको फैमिली ने दिया, आपने वो 25 लाख रुपए से 50 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। आप वो लेवल पे आ गए, वो स्टेज पे आ गए जहाँ पे आप 50 लाख रुपए आपको कम लग रहा है और आपको और फंड्स चाहिए। अब वो और फंड्स आपको फैमिली दे नहीं पाएगी क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है। नाउ यू गो एंड अप्रोच बैंक। आप बैंक के पास, सबसे पहले हम बैंक के पास ही जाते हैं।
अब बैंक अगर आपको बिजनेस लोन चाहिए तो वो जीएसटी मांगेगा, बराबर है, तो आप कहीं ना कहीं जाके फंस जाओगे बराबर, और आप आपका बिजनेस एक्सपांड नहीं कर पाओगे, बराबर। या जहाँ पे आपको इमीडिएटली फंड्स चाहिए वो फंड्स की फुलफिलमेंट नहीं हो पाएगी। बराबर, तो जीएसटी एक बहुत छोटा हर्डल है, डोंट टेक इट एज एन हर्डल, या कोई मतलब आप चोरी नहीं कर रहे हो, आप जिससे माल लेके दोगे वो भी आपको जीएसटी लगाएगा ही, बराबर है, और आप जिसको दोगे तो आप उसको जीएसटी लगा के दोगे। बराबर। तो आपको तो जो इंक्रीमेंटल वैल्यू आप बढ़ा के दे रहे हो, 100 रुपए की चीज ली 120 में बेचा, तो जो 20 रुपए ऊपर में बेचा है आपने उसके ऊपर ही जीएसटी भरना है। बराबर, बाकी तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, इधर आपको आउटपुट मिलेगा, बराबर है, तो 2 रुपए के ऊपर कितना जीएसटी आ जाएगा। करेक्ट है, तो रैदर देन सेविंग ये छोटे छोटे चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाने से अच्छा है आप नॉर्मल वे में करो बिजनेस, जहाँ से आपको उसका बेनिफिट है ना लॉन्ग टर्म में ज़्यादा मिलेगा। अगर आप जीएसटी फाइल मेंटेन कर रहे हो 2 साल 5 साल 6 साल का, तो काफ़ी बैंक्स जीएसटी टर्नओवर के बेसिस के ऊपर भी आपको बिजनेस लोन देते हैं। ओके। तो थैंक यू चक्रपाणी जी कि आपने छोटे बिजनेस ओनर्स को बताया कि कैसे वो अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, कैसे उन्हें फंडिंग लेना मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, और कैसे अपना बिजनेस सही रास्ते से करें, रादर वो कौन कौन से संस्था से जुड़ें और कौन कौन से टैक्स लाइबिलिटीज़ लें। थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच।